और आज हमारे साथ में हैं पीसीएस 2021 के टॉपर अतुल कुमार सिंह जी। बहुत बहुत आपको बधाई सर। धन्यवाद। और आज इस चैनल के माध्यम से आप छात्रों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और प्री मेंस इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी बताएं, बुक्स के बारे में बताएं। जी, पहले तो ये है कि मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं बेसिकली मूल रूप से प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं और इलाहाबाद में हम लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। मेरी 12th तक की स्कूलिंग यहीं इलाहाबाद से हुई है, जीआईसी से। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है बायोटेक में, मैंने बीटेक किया है। और आपने स्कूलिंग किस विद्यालय जीआईसी से किया है? जी अच्छा जी। अच्छा। और फिर बीटेक किया है मैंने बायोटेक्नोलॉजी में। फिर अराउंड 5 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया है जी। और फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ा था। और फिर 2019 में मैंने फिर उसके बाद यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के बाद जो है मैंने इंस्पायरेशन कहाँ से मिला सिविल में आने का? कोई घर में था या कुछ दोस्त? नहीं, थोड़ा सा मुझे जॉब प्रोफाइल एक जो है अच्छा, अच्छी थोड़ी चाहिए थी, जो कि यूपीएससी थोड़ा सा डाइवर्स जॉब प्रोफाइल है, तो जी, उसको जी, समझ करके मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जॉब की जो है प्रोफाइल डाइवर्सिटी है और जो है स्कोप है यहाँ पे आपको इनोवेशन करने का। कई एस्पेक्ट्स और होते हैं जो मतलब आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यूज़ करने का इसमें आपको मौका मिलता है। तो काफ़ी मतलब जो है एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही आपका मल्टी डाइवर्स पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके मैंने इसमें अच्छा, कब से आपने ये यूपीएससी की तैयारी शुरू की और कब से पीसीएस की तैयारी शुरू की आपने? देखिए, मैं मतलब बेसिकली जॉब कर रहा था, उसके साथ ही स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उतना बढ़िया फिर सारा चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि अराउंड की 2015 से मैंने जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, स्टार्ट किया था। और फिर 2015 से? हाँ, और फिर 2017 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर 18, चूँकि लेट में मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा अटेम्प्ट तो था लेकिन एज थोड़ा सा नहीं था मेरा उसके लिए। तो फिर मैंने फिर पीसीएस के अटेम्प्ट से स्टार्ट किए थे देना, तो 2019 में मैंने दिया था। अच्छा, और फिर वहाँ पे बीडीओ में चयन हुआ था। फिर अच्छा। उसी एग्ज़ाम से 2019 में ही मेरा जो है एसीएफ में चयन हुआ था, उसमें मेरी पहली रैंक थी। और फिर एसीएफ में आपकी पहली रैंक थी? जी जी। और उसके बाद फिर 2021 के एग्ज़ाम में फिर मेरा जो है इसमें डिप्टी कलेक्टर में प्रथम स्थान पर चयन हुआ है। सर, ये आपने वैकल्पिक विषय यूपीएससी में और यूपीपीएससी में कौन सा रखा? वैकल्पिक विषय मेरा मैथमेटिक्स था, क्योंकि मैं मैथ्स मेरा पहले से जो है स्ट्रॉन्ग फोर्टे रहा है। अच्छा। और मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से ही, और इंजीनियरिंग भी चूँकि रहा है, तो मैथ्स ही मेरा रहा है। तो एप्टीट्यूड भी उसी हिसाब से मेरा था, तो इसलिए मैंने मैथ्स से रखा हुआ था। सर, स्टार्टिंग से बताएं कि जीएस की शुरुआत आपने कैसे करी और विद्यार्थी कैसे करें प्री की, प्री के लिए जैसे देखिए, आते हैं सिविल में तैयारी करने के लिए? देखिए एक तो बेसिक चीज़ ये है कि जो फंडामेंटल बुक्स हैं उसके अराउंड आपको रहना चाहिए। और फंडामेंटल मतलब जैसे यूपीपीसीएस की अगर बात करें, तो उसमें जो बेसिक बुक्स हैं आपका जो है, जैसे पॉलिटी हुआ, उसमें लक्ष्मीकांत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम है। इकोनॉमी मृणाल सर के वीडियो से मैंने किया हुआ था। ज्योग्राफी रजतानिल सोलंकी मैम, वो मृणाल सर के वीडियोस के चैनल पे ही मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट संक्राइस से मैंने किया हुआ था। और ये आपका करंट वाला अब जो है यूपीपीसीएस के लिए करंट आप उससे देख सकते हैं, घटनासार का वार्षिक संकलन आता है, तो बहुत ही क्रिस्प होता है। कई रिवीजन आपके उससे हो सकते हैं, थोड़ा फास्ट आप उसको कर सकते हैं और थोड़ा टू द पॉइंट मुझे लगता है। बाकी आपको कोई और सूटेबल लगे तो आप वो भी ले सकते हैं, सब सारे ठीक ही होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें रहेंगी जो आपके रिवीजन के लिए रहेंगी, मतलब जो आपके आधार बनाएंगी। इसके साथ जो है आपको मेन पूर्वावलोकन का, जब आपने ये जैसे बेसिक बुक्स जो बताई हुई आपने कर ली है, तो पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का होता है, वो 20-25 साल का आपका क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व करके उन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के साथ वो करके देता है। तो वो उससे आपका क्वेश्चंस आपको क्या आता है वो आइडिया लगेगा। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है सिर्फ आप वही पढ़ेंगे, तो रिवीजन का बहुत बढ़िया स्रोत है वो। और क्वेश्चंस वहाँ पे यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूर्वावलोकन से काफ़ी आता है। लेकिन अब सिर्फ पूर्वावलोकन से ही डायरेक्टली स्टार्ट करना वो बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो आपको बेस बना नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक बुक्स है उसको आप, जो भी आपको लगता है सोर्स है, वो एक सोर्स पकड़िए, उससे कई बार रिवाइज कर लीजिए, तो उसके बाद फिर आप पूर्वावलोकन पर आइए, उससे आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अभी 2-2.5 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं, तो इस समय बेस्ट ये रहेगा कि आपने, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो बेसिक बुक्स जैसे बताया लक्ष्मीकांत और ये सारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सारी बुक्स जो आपने 3-4 बार पढ़ रखी है, अब उसके बाद अभी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, से 3 महीने, तो उसमें ये पूर्वावलोकन से आप अगर ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसी को लगाइए। उस ऑर्डर में आपको लगाना है। एक तो आपको ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद फिर पॉलिटी, इन्वायरमेंट, फिर बायोलॉजी, और उसके बाद फिर समय बचे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
तो इस सीक्वेंस में पूरा अवलोकन को करिए और उसके 2-3-4 इटरेशन 3-4 बार रिवीजन अगर हो जाए तो वे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और उसके बाद फिर आपका लास्ट में वही 20-25 दिन पहले करंट अफेयर्स का वो क्रिस्प आता है घटना सार वाला, आप उससे जो है उसको भी 5-6 बार पढ़ जाइए और इतना मोर देन सफिशिएंट है ये मेरे ख्याल से। करंट कब तक का पढ़ें और न्यूज़पेपर वगैरह को बताइए किस तरीके से पढ़ें। करंट एक देखिए, करंट बहुत सारा मटेरियल है करंट में और न्यूज़पेपर में। करंट का बहुत, जैसे कि करंट के लिए इतना परेशान होकर कि आपका जो फाउंडेशन है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। जी करंट आपका जो एक कोई भी मैगजीन पकड़ लीजिए जो आपको लग रहा है कि सही है, मैंने जैसे घटना सार से किया था, आप कोई अच्छा और से कर सकते हैं। हाँ तो आप उसी को कई बार पढ़िए, एक छोटी सी बुक रखिए और उसी को कई बार रिवाइज करिए तो करंट अच्छा उससे हो जाएगा। न्यूज़पेपर आप जो भी आपके घर में आता है, हमारे ज्वाला, दैनिक जागरण, जो भी है, उससे आप रोज डेली का आइडिया लेते रहिए क्या सीन चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है कि वहाँ पे बाहर क्या है, आप तो टोटली ब्लैंक नहीं है करंट से। लेकिन यह है कि आपका फाइनल जो रिवीजन है वो उसी मंथली मैगजीन से ही होगा, और मंथली और या जो वार्षिक संकलन है वो आपका, क्योंकि फैक्चुअल जो चीज़ें यूपीपी से पूछता है वो लोग बहुत अच्छे से कंपाइल करके बनाते हैं, तो आई थिंक वो आपका लेबर रिड्यूस कर देगी, अननेसेसरी आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। तो ये इस एस्पेक्ट से रहेगा। और प्री में एक चीज़ें होंगी वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, वो ये है कि जो पिछले साल में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको आप जरूर देखिएगा, यूपीपीसीएस ने 5 साल में क्या टेस्ट पेपर क्वेश्चन पूछा है उसको आप एकदम मेमोराइज करिए। मेमोराइज इन द सेंस कि उसका कोई भी क्वेश्चन है समझ करके उसको आपको याद करना है कि भाई इस तरह से वो क्वेश्चन या उसी के आसपास कुछ है तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। अब एक चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, टेस्ट पेपर्स इतना सारा करने के साथ साथ कोशिश ये करिए कि एग्जाम कंडीशन में क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। 15-20-25 क्वेश्चन जो भी हैं, 150 का मान लीजिए सेट है तो 20-25 क्वेश्चन एक दिन में उठाइए तो एक पेपर आपका 6 दिन में 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपके टेस्ट पेपर भी आप लगाते रहिए, और जब एग्जाम नज़दीक आ जाए, 1-8 महीने बचे, तो एक एक दिन में आप 50-60-100 क्वेश्चन लगाइए, फिर धीरे धीरे और बढ़िए, एक दिन में पूरा पूरा टेस्ट पेपर करिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। 15-20 टेस्ट पेपर, 10-12 भी कर लिया तो फिर कम नहीं है, ठीक है। 10-12 टेस्ट भी किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का आप कर लीजिए, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने बता दिया, पूरा अवलोकन और जो है पिछले साल के 10 यूपीपीसीएस के 5 साल के टेस्ट पेपर्स, तो वो करने के बाद फिर कोचिंग के टेस्ट पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए सही रहेगा। तो कितने घंटे, वैसे इसका तो कोई हिसाब नहीं होता है कितने घंटे पढ़े ना पढ़े, लेकिन फिर भी एक रहता है कि हम नॉर्मल कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और आपने कहाँ तक कब तक पढ़ाई कर ली है। देखिए ऑन एन एवरेज कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा होगा तो 7-8 घंटे तो पढ़ाई में देना ही पड़ता है, और अगर मान लीजिए कोई वर्किंग है तो वो उसको थोड़ा सा जो है इफिशिएंटली ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, वो 4-5 घंटे दे पाए, 3-4 घंटे भी तो ठीक है। लेकिन जो है अगर आप मान लीजिए फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो 8-8 घंटे तो दे ही दीजिए। अब वो 8 घंटे का मतलब ये देखिए क्या है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आपकी एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी है रादर, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा एक ये है कि बहुत 1-2 घंटे की पढ़ाई से तो थोड़ा मुश्किल है ही है, तो इतना आप टारगेट रखिए, और जो है जितना, जब तक आप अपना टारगेट बनाइए कि यार सिलेबस पूरा करना है, इतनी चीज़ें मुझे करनी है, वो अगर 2 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटे में है, अगर 8 घंटे या 10-12 घंटे लग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। बाप तो कोई सब्जेक्ट कठिन है, कौन ईजी है, ये सब चीज़ों पे फैक्टर से डिपेंड करेगा। जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से आए थे और सामान्य अध्ययन के लिए आपको कुछ नया ज़्यादा चीज़ें लगी होंगी आपको यूपीएससी में जब आप बैठे, तो एक विद्यार्थी जिसका हाल ही में ग्रेजुएशन होता है वो फील्ड में आता है, तो कितना समय उसको लग सकता है तैयारी करने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए? देखिए अब समय लगना वो पूरी डिपेंड करते हैं कि आपकी अप्रोच जो है एग्ज़ाम में कैसी रही है। अगर आपने जो है आप बहुत डाइवर्ट हुए हैं, आपने बहुत सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश किया, जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हैं, सिलेबस नहीं देख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए एक चीज़ ये भी है और एक लक का भी फैक्टर होता है, वो एक कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में है मैं उसकी अगर बात करूँ तो अब जो सोर्सेज है उसको लिमिटेड रखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके आसपास उसको खोदने की कोशिश करिए कि किस जगह से इसको मैं पढ़ूँ कि मेरा अच्छे से कवर हो जाए। वो हमेशा अगर दिमाग में रहेगा कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर क्या है, उसके अराउंड आप रहेंगे तो आपका कम से कम समय में निकलेगा, जो आपकी बाकी अब लक वाला फैक्टर एक अलग चीज़ है। तो मतलब 18 महीने की प्रिपरेशन मेरे ख्याल से पूरा एकदम का एक कंप्लीट सही है। 1.5 साल का उतना, मतलब उसमें आपको एक एफिशिएंट प्रिपरेशन के साथ आप अच्छे से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलना है। बाकी तो किस्मत की बात है, कोई 6 महीने में भी हो जाता है, कोई 6 साल में नहीं होता है। और सर अब हम लोग बात करते हैं मेंस के लिए, जी। तो मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ करें या? देखिए कुछ पोर्शन प्री का जो ऐसा आता है जो आपको मेंस में हेल्प करता है। पहली चीज़ तो ये है आपका, जैसे ये पेपर 1 में है तो आप अगर हिस्ट्री पढ़े, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ये मेंस में काम आएगी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो लक्ष्मीकांत, वो भी आपको पेपर 2 में काम आएगा। इकोनॉमी आपने पढ़ रखा है तो वो भी आपको पेपर 3 में,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ये समझ लीजिए 35 से 40% जीएस का जो प्री का सिलेबस है वो आपको एटलीस्ट यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको डायरेक्टली हेल्प करता है इसमें यूपी पीसीएस के मेंस में। अब बचा जो आपका 50-55% का सिलेबस है उसमें आपका ये आता है जैसे सोसाइटी वाला पोर्शन हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, इधर से आपका गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और वो फिर इकोनॉमी में जो फिर अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि फूड सिक्योरिटी हुआ, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स। ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है, तो इसके लिए जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप इसका अप्रोच ये रहना चाहिए, मैंने जैसे विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से किया हुआ था, अब अगर आप उससे करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज जो घटना चक्र का 5-6 वॉल्यूम्स में वो निकालते हैं, पूरे सिलेबस को तोड़ करके वो बनाते हैं, तो आप उससे वो फॉलो करेंगे तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है प्रिपेयर करने का। उससे आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पढ़ के 2-3 बार इटरेशंस को पढ़िए, उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें जो कोटेशन वगैरह कहीं से मिल रहे हैं वो डालिए, और जो है जीएस में इनफैक्ट जो है आंसर राइटिंग का भी एस्पेक्ट एक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही पॉइंट ये है कि इतना जो उसका स्टैंडर्ड बुक्स है, जो भी या जो सोर्स स्टैंडर्ड बताए हैं, जो या आप जो भी फॉलो करते हैं उसको करके 2-3 इटरेशन रखिए, और मतलब 2-3 बार 4 बार रिवीजन होने के बाद फिर आप आंसर राइटिंग साथ में फिर स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, और आंसर लिखने का फॉर्मेट इस तरह से रखिए कि आप शुरू में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पहले आप इंट्रोडक्शन एक देंगे, फिर एक छोटा सा डायग्राम उस पर बनाएंगे, आधे पेज से कम में हो जाए, और उसके बाद फिर आप इमीडिएटली क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है पार्ट्स, सब पार्ट्स का आंसर करिए, और फिर उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करिए। तो उसमें जितने भाग हो उस सबको हाँ प्रॉपरली आपको एड्रेस करना है, और जो है जिसमें मतलब इसके जैसे मैंने बोला कि प्रोस कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जितना भी आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे विद इन टाइम, तो वो आपका दिखाता है कि आपकी कैपेबिलिटी है किसी भी सिचुएशन को अनरावल करने की, कि वो उसमें क्या पूछा जा रहा है आप उसको समझ के उसको आप एक अच्छा तार्किक विश्लेषण दे सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ आंसर को आइडियली मतलब हमें अप्रोच करना चाहिए इस माइंडसेट के साथ। पर पॉइंट वही है कि एग्जाम है, 20 क्वेश्चन है और उसमें ये प्रेशर रहेगा, तो आप जो है घर पे जब क्वेश्चन करिए तो इस अप्रोच के साथ करिए, जब आप एग्जाम में जाएंगे ताकि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस अप्रोच के साथ कर पाएँ। तो 20 अगर क्वेश्चन हैं तो आपके अगर 12 क्वेश्चन इस अप्रोच के साथ हो गए, बाकी 5-6 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे नीचे लेवल के, बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको कोई आइडिया नहीं ना, तो फिर ये कुल मिलाकर के ये जो सेटअप बनता है उससे आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच के साथ आपको करना चाहिए, और क्वेश्चन आपको लगाने हैं 1 या 2 क्वेश्चन पर डे आप करिए, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। जीएस के 4 पेपर अगर है, मान लीजिए अब ये बढ़ के यूपी वाला मिला के 6 हो गए, तो मैं ये बोलूँगा पर पेपर जो है अगर आप 3-3.5 टेस्ट आप मान लीजिए तो 6 18, ठीक है, तो 12-15 टेस्ट आप एटलीस्ट दे दीजिए, 6 पेपर का मिला के 18 या 20 दे दिया तो बहुत अच्छा। देखिए अब ये मैं एक रफ नंबर दे रहा हूँ, किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस से काम चलेगा, हो सकता है किसी को कम प्रैक्टिस में ही उसका अच्छी स्किल आ जाए, तो वो बहुत सब्जेक्टिव है। एक ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 टेस्ट पर पेपर आप रखने टारगेट रखिएगा तो आपका एक डिसेंट स्कोर आएगा। और यही चीज़ें कोटेशन, डायग्राम, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में बनाना है, और जो रेलेवेंट डायग्राम है वो डालिए, प्री में जो पढ़े हुए चीज़ें हैं उन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपका ये आंसर राइटिंग में इस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। और इसके मेरे ख्याल से इसके अलावा जो है मेंस में एक एस्पेक्ट होता है आपका, एक हिंदी का होता है, हिंदी एथिक्स, हाँ हिंदी एथिक्स और ऐसे है, तो उस पर भी थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं। पहले एथिक्स पे बात करते हैं। एथिक्स वाला जो है एथिक्स वही है जो सोर्स है, एक तो ये कि आपका मैंने विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से किया था, आप जो है घटना चक्र का जो आता है 5-6 वॉल्यूम में, उसमें उनका भी बहुत बढ़िया होता है, आप उससे तैयार कर लीजिए। पॉइंट है कोई भी एक सोर्स पकड़िए, उसी को कितनी बार रिवाइज कर लीजिए, मेरा वो है मैंने हाँ जी जी, तो उसी को अच्छे से समझ के अच्छी बार उसको प्रैक्टिस करके, ताकि आप उसको वापस से जो है एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। ये पॉइंट आपका दिमाग में, ये स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। तो उसमें भी वही है, कीवर्ड्स आपको आने चाहिए, और जो है जो भी आंसर लिखना है वहाँ पे आपको कोटेशन डालना है, और जो है डायग्राम्स वहाँ पे भी बनाइए। कोई भी अगर केस स्टडी है तो उसमें आपको जो है सारे एस्पेक्ट्स पे सोचना है, क्या क्या हो सकता है, प्रोस कॉन्स उस हिसाब से, और जो है कोई थिंकर्स हैं उनको कोट करिए जैसे, और थोड़ा सा जो है एक बैलेंस्ड आंसर आपको होना चाहिए, प्रैक्टिकल आपका आंसर दिखना चाहिए,
कि कहीं कोई सिचुएशन क्राइसिस वाली सिचुएशन है, ऐसा है, आपकी फैमिली की बात है वर्सेस गवर्नमेंट की सर्विस की बात है, तो आप एकदम बोलें कि मैं सिर्फ फैमिली को देखूंगा, या आप एकदम बोलें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही देखूंगा, मैं बहुत डेड ऑनेस्ट हूँ। तो दोनों चीज़ें ही जो है मुझे लगता है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। आप जो है एक प्रैक्टिकल आदमी जो करेगा कि भाई फैमिली आएगी तो फैमिली आप पहले हेल्प करेंगे, या फैमिली अब क्राइसिस में है और कोई ऐसा है तो उसको छोड़ करके आप कोई सर्विस पे कोई जाएगा नहीं, तो आप झूठ लिखेंगे नहीं, झूठ ना लिखे तो अच्छा है ना। और साथ ही आप जो है एक पब्लिक सर्वेंट है तो उसका भी आपको निर्वाह करना है। तो एक जो है एक मध्यम मार्ग जो मिडिल पाथ होता है, उसको जो है उस माइंडसेट के साथ आप अगर अप्रोच करेंगे स्टडीज़ को, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जो प्रैक्टिकल भी दिखेगा और जो है आपको बैलेंस आंसर की अप्रोच भी देखेगा। और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी यही अप्रोच रखनी चाहिए। हाँ, आजकल तो इंटरव्यू में बहुत पूछा जा रहा है जी, हाँ, तो वही चीज़ है कि इंटरव्यू में भी वही कहीं भी इन जनरल एज अ पर्सन आपको इसमें पब्लिक सर्विस में आपको ये रखना ही है कि जो है बैलेंस्ड एटीट्यूड होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और बहुत ही मतलब एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं होना चाहिए, और मध्यम मार्ग जो है वो मुझे लगता है बहुत ही सही तरीका रहेगा इसमें। सर, अब निबंध के बारे में हम लोग बात करें, निबंध में कैसे है? हाँ, तो भैया इसके अलावा जो है आपका निबंध वाला एस्पेक्ट है, तो देखिए निबंध जो है उसके लिए कोई अलग से पढ़ाई तो नहीं करनी है। निबंध जैसे मेरा ये था अप्रोच कि आप जो भी जीएस में आपने ये 4 पेपर में अराउंड 60 टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स में ऐसे जीएस का पेपर पढ़ना है। तो आप जिस तरह से पढ़ा है, कोई भी टॉपिक अगर पूछा गया है, मान लीजिए आपका जो है हिंदी साहित्य या लिटरेचर का समाज में कैसे क्या है, इस टाइप से भी एक, क्योंकि लिटरेचर का हमेशा ही रहता है यूपीपीसीएस में। तो जैसे मान लीजिए अभी कोई टॉपिक पूछा है कि साहित्य ने समाज को किस तरह से बदला, ऐसा कुछ अगर है, तो आप साहित्य कैसे, उसको कैसे कनेक्ट आप कर सकते हैं। आप सोचिए, आप इतिहास से कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री से आप है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से साहित्य को कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहा है साहित्य, ठीक है। फिर आप जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किस तरह से साहित्य ने क्या रोल प्ले किया है, हमें पता है कि जैसे बंकिम चंद्र जी ने लिखा है राष्ट्रगान, राष्ट्र की कितनी चीज़ें हैं, और वो कितना मोटिवेट उस समय हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय की लिखी हुई कहानियाँ और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आप इस तरह से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि साहित्य के किस तरह से ज्योग्राफी से कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए क्या कनेक्शन है, क्या चीज़ें, वो आपको उसमें रिलेवेंट सोचना है, और यही आपकी आर्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में किस पोर्शन में वर्ड के किस पोर्शन में कौन सा साहित्य जो है निखर के आया, और उसने उस वहाँ के कल्चर को कैसे मतलब ग्रो करने में हेल्प किया, ठीक है। तो इस एंगल से आप सोचिए कि कैसे आपको जो है साहित्य ज्योग्राफी में कैसे हेल्प कर सकता है। पॉलिटी में क्या रोल है, आपको पता है कि इस तरीके से पॉलिटी कैसे, पॉलिटिकल सेटअप में जो भी है आप एक जैसे आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है आजकल की मीडिया है, या फिर जो भी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन सब चीज़ों में है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ओवर कर्टेलमेंट होती है, ज़्यादा सप्रेशन होता है। कभी कभी होता है कि कोई कुछ भी लिखे जा रहा है, और जो है अननेसेसरी लोग इशू बना करके जो है पब्लिसिटी गेन करने के लिए करते हैं। तो वहाँ पे भी साहित्य जो है एक एंगल होता है। तो वो क्या है, पॉलिटिकल सेटअप का पार्ट हुआ, गवर्नेंस का पार्ट हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सोच सकते हैं कि साहित्य किस तरीके से लेवल 2 डिप्लोमेसी, जिसमें एक होता है कि पीपल टू पीपल, जो मतलब कि नॉन ऑफिशियल 2 कंट्रीज़ के बीच में है। तो जो यहाँ पे है, मान लीजिए कोई साहित्यकार है, मान लीजिए आपके कोई टफ कंट्रीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान है जो वहाँ पे, तो उनके बीच एक हो सकता है। या फिर आप जो है कभी भी इंडिया चाइना रिलेशन की बात होगी तो आप बोल सकते हैं कि वांग सान जो थे वो आते थे, और वहाँ पे फाहिन ये सब आते थे, तो ये जो है अपने थिंकर्स यहाँ पे आके गए, ये कनेक्शन रहा है। तो इस तरीके से आप आईआर को कनेक्ट कर सकते हैं साहित्य से। मैं इस तरह से एक एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ कि कभी भी कोई डाइवर्सिटी अगर है ऐसे में, तो किस तरह से आपको अप्रोच करना है। इकोनॉमी में साहित्य का आपका रोल बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो है पहली चीज़ तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ जो है एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, कि हाँ एक बढ़िया प्रोफेशन क्यों नहीं हो सकता है, कि अगर कोई एक मतलब बढ़िया, आपको पता है कितने जो है बुक पब्लिश होती हैं, और उनको वो बुकर प्राइस एंड ऑल, तो एक जो है एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन भी है, क्यों नहीं। अगर कोई एक राइटर बन गया या कुछ है, या फिर समाज में कुछ ऐसी चीज़, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नॉन फिक्शनल या ऐसी चीज़ें, आप जो है साहित्य ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि ज्ञानवर्धक हो, जो कि रियलिटी से, करंट से जुड़ा हो, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से में दे रहा हो एंगल। तो मतलब वो क्या कनेक्शन है जी, ये आपको मैं अभी वैसे बैठ करके मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना है कि कोई भी रैंडम टॉपिक जैसे साहित्य और इकोनॉमी एकदम से देखेंगे तो कोई कनेक्शन बनेगा नहीं, लेकिन आप सोचिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक का साहित्य में आपका रोल आप समझ सकते हैं, कैसे हमने पहले थे आर्यभट्ट के टाइम पर क्या कैसे हुआ करता था, और वो जो है
लिखने का शैली कैसे क्या है, या वहाँ पे एक आपके एक मैन्युस्क्रिप्ट और या जो आपके फॉर्मेट नंबर्स के और वो सारी चीज़ें सब चीज़ सोचिए। और अभी से लेकर के अभी हम कोडिंग के टाइम पे आ गए हैं, नंबर्स और वो कंटेंट कंप्यूटिंग। आप कनेक्ट करिए कि किस तरीके से क्या चीज़ वहाँ पे हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट को भी आप, इंटरनल सिक्योरिटी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एथिक्स में भी आप कैसे साहित्य आप लिखते हैं, उससे आपका क्या एंगल बनता है, किस तरीके से लोगों का वहाँ पर जो है एक इथिकल वैल्यूज़ जो है आपसे सोसाइटी में क्या लिटरेचर है, तो ये सब चीज़ें उससे कनेक्ट होती हैं, बहुत अफेक्ट भी होती हैं। तो इस तरीके से आपको एक अप्रोच के साथ। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम हिंदी की, हिंदी आलेखन वाला जो पेपर हिंदी वाले के लिए देखिए, एक जो है 150 मार्क्स का काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। पेपर 1 उसमें जो मतलब कि हेल्प से 5 या 6 क्वेश्चन, हाँ 5-6 क्वेश्चन होते हैं। एक पोर्शन होता है आपका मतलब पैसेज वाला होता है, और एक होता है ग्रामर वाला, और एक तीसरा पोर्शन होता है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसमें जो फॉर्मेट्स हैं 6 टाइप के लेटर्स पूछता है, उनका फॉर्मेट रट लीजिए और वैसे ही रिप्रोड्यूस करना है, उसमें अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, जो फॉर्मेट वो फॉलो करिए। जो ग्रामर वाला पोर्शन है 10 साल के टेस्ट पेपर्स, उसको सॉल्व कर लीजिए। किसी भी मतलब रेप्यूटेड जो भी है, पृथ्वीनाथ पांडे, हल्दर बहादुरी, जो भी बुक है आपको सूटेबल लगे उससे आंसर्स उसको करिए। उसको 10-12 साल में जो पूछा है उसको करने के बाद एडिशनल कुछ और भी देख लीजिए जितना आपके पास टाइम और एनर्जी हो, ताकि आपका जो है और भी चीज़ें थोड़ा सा आपको वाक्य प्रयोग है या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम और ये सारी चीज़ें, तो जितना आया है उतना करने के बाद उसके अलावा कुछ और जो भी है वो प्रिसाइजली कर लीजिए। और सावधानियां बरते हैं उसमें हिंदी में, जैसे वर्तनी त्रुटि या हाँ वही चीज़ है हिंदी में। देखिए कई लोग ऐसा लगता है कि हिंदी उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ लेकिन नंबर उनके कम आते हैं, तो यही है क्योंकि एक्यूरेसी में जो वर्तनी एक लिख, हाँ मात्रा आप लिख रहे हैं उसमें कहाँ हलंत लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, कहाँ पे ये बुरा वो वाला लिखा जाता है, आशीर्वाद में कहाँ रहेगा रा, यहाँ सा पे होगा, वा पे होगा, इस तरह का वाक्य शुद्धि भी आती है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन में ही नहीं, पूरे हिंदी लिखते समय अगर आप बरतेंगे तो आपका बेसिक अच्छा नंबर आएगा। तो वाक्य प्रयोग में भी एक ये है कि आपको थोड़ा सा करंट से जोड़ के लिखना है, बच्चों वाला वाक्य प्रयोग नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ तो नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन वही है जो हम लोग 7th-8th में पढ़ते हैं, बस वो थोड़ा सा इनोवेशन दिखाइए, करंट वगैरह से कनेक्ट करिए, या कोई भी पॉलिटिकल इश्यू अभी चल रहा है उससे जो भी है थोड़ा सा उसमें इनोवेशन रखना चाहिए, जिससे अच्छा नंबर आएगा। और इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से भावार्थ और संक्षेपण वाला पोर्शन है, तो भावार्थ वाला थोड़ा सा, संक्षेपण में आपको जो है पहले तो ये देख लीजिए कि जो भी है जो पैसेज है 10-12 साल में उसको कई बार उसको प्रैक्टिस करिए। एक पैसेज को 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका क्रक्स समझेंगे नहीं, क्रक्स समझ लिए तो एग्जैक्टली 1/3 वर्ड्स में 1/3 में आपको लिखना है जितना वो दिया हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। टाइटल वाला भी ऐसे ही रेलिवेंट पोर्शन उस तरह से करना है जो कि उसमें सूटेबल हो, पैसेज समझ के ही आएगा, और सेम आपको भावार्थ में मिलेगा अप्रोच। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा साक्षात्कार की। देखिए तो साक्षात्कार वाला लास्ट स्टेज होता है एग्ज़ाम का। अब इसमें बेसिकली अगर आपको कॉल आई तो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक्स जो है और आपका मतलब नॉलेज लेवल एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, तभी आप जो है मेंस आपने क्वालिफाई किया है। तो उसमें आपको देखिए एक चीज़ तो ये है कि आपका जो ऑर्डर होना चाहिए प्रायोरिटीज़ का, सबसे पहले तो आपका अपना खुद का क्या प्रोफाइल है। अगर आपका जो भी ग्रेजुएशन है, जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इतना तो नहीं, क्योंकि ये शायद नहीं जाता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। आपका जो ग्रेजुएशन है, जो ऑप्शनल है, ये, और अगर आपने कहीं जॉब किया है, ये 3 चीज़ें ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके बाद जो है फिर आप यूपी स्पेसिफिक चीज़ें देख लीजिए। यूपी में क्या है, यूपी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे फिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम्स और पॉलिसी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे up.gov.in पे है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा फिर जो है इसमें यूपी के साथ फिर करंट है, तो करंट 15-20 दिन का जो है सफिशिएंट होगा। बेसिकली मुद्दों पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई बड़ा मुद्दा अगर हुआ हो 5-6 महीने में वो, अदरवाइज जो है अभी जैसे कभी कुछ रिसेंटली चल रहा होगा तो इंटरव्यू में उसी के अराउंड ही पूछा जाए। अभी तो G20 हाँ, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी के आसपास उनको क्वेश्चन रहे, इतना कोई मेहनत नहीं करेगा कि 3 साल पुराना 4 साल पुराना ऐसा, और वो बनता भी नहीं, इसका पॉइंट भी नहीं बनता है। तो 1-8 महीने 15-20 दिन के करंट के अराउंड और मोटे मोटे मुद्दे पता होने चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए इसमें इंटरव्यू में। गवर्नमेंट की आपको बुराई नहीं करनी है और जो है क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं करना है, आपको बैलेंस आंसर देना है, प्रैक्टिकल आंसर देना है, और प्रैक्टिकल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करते हुए जो आंसर होगा वो आपका बेस्ट आंसर दिया जाना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, क्या आपको लग रहा था कि आप टॉप करेंगे? नहीं, ये देखिए क्या आपको लग रहा था इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा अच्छी पोस्ट पर? मतलब ये मेरा 2019 में वीडियो में चयन हुआ था, उस समय जो है और कोई ज़्यादा पोस्ट थी नहीं 19 में,
एसडीएम के बाद ठीक ठाक पोस्ट बस यही थी ही। ये वर्क ऑफिसर की 2 पोस्ट है, तो वीडियो तो मेरा मतलब जनरल के हिसाब से मेरा टॉप 25 में 2030 में 2019 में ही था, तो मैं टॉप 30 कैंडिडेट्स में 2019 में ही था। तो बस ये इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, उस समय वैकेंसीज जो है वो या जो भी, मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। मैंने देखा तो मैथ्स में मैंने जो है मेरे काफ़ी गलत हो गए थे, तो मेरा मैथ्स में बहुत नीचे चला गया था स्कोर। तो फिर मैंने इस बार वो अपनी अप्रोच चेंज की। अगर जो है ऑप्शनल नहीं होता तो मैं फिर जीएस पे मेहनत करता। जब ऑप्शनल था तो मुझे जो वीक पोर्शन लगा मैंने उस पर मेहनत किया, तो मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हो गया था। सारे पेपर मेरे अच्छे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली मार्क्स तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। एसे में काफ़ी कम मार्क्स आया, लेकिन जो है मैथ्स चूँकि एक्यूरेसी बहुत सही थी मेरी, तो और मैंने चूँकि प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी मैथ्स में, तो वो मैथ्स में रिफ्लेक्ट हुआ। शुरू से आपका मैथ था? हाँ, मैथ्स मेरा शुरू से रहा था। मैं जो है आईआईटी में भी मेरा सिलेक्शन मैथ्स से ही हुआ था। तो आईआईटी कहाँ से की आपने पढ़ाई? मैं खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई। तो वो इस वजह से मैथ्स में थोड़ा एप्टीट्यूड था, इसी वजह से मैंने मैथ्स लिया भी था। बट एनीवे दैट इज़ डन एंड डस्टेड। अब आप ऑप्शन नहीं है तो अच्छी बात है। अब आप सबको सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो सब आप जो है अच्छे से उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी